वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आवर्त सारणी यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हम लोगों ने 2 क्लास ले ली है, इसकी 2 लेक्चर हो गए हैं। तो उन दोनों लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि किस तरह से तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया, किस तरह से उनके क्लासिफिकेशन का प्रयास किया गया। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से वर्गीकृत करने का प्रयास किया तत्वों को। बहुत सारे लोग असफल रहे। मेंडलीफ कुछ हद तक सफल रहे, लेकिन जब मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज करके नया आवर्त नियम दे दिया तो उनकी आवर्त नियम को तगड़ा झटका लगा और उन्होंने फिर नया अपने आवर्त सारणी को बदलने का प्रयास भी किया, लेकिन बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी कुल मिला के फेल हो गई। मेंडलीफ का आवर्त नियम ही फेल हो गया। तो जब बहुत सारी समस्याएं हो गई, बहुत सारे तत्व भी हो गए, तब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की जब खोज हो गई, भाई परमाणु क्रमांक की खोज हुई। तो परमाणु क्रमांक की खोज के बाद ये पाया जाने लगा कि अगर उदासीन परमाणु है तो परमाणु क्रमांक वास्तव में तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। परमाणु क्रमांक तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। अब अगर परमाणु उदासीन है तो परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर उदासीन परमाणु के लिए देखें तो जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब ये समझा जाने लगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक से आसानी से ज्ञात की जा सकती है कि तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और फिर इलेक्ट्रॉनों को जब कोशों, उपकोशों, ऑर्बिटलों की बातें आई तो इनको ऑर्बिटलों में भरा जाने लगा, उपकोश बनने लगे, कोश बनने लगे। तो बोर ने पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रस्तुत किया था। साइंटिस्ट थे नील बोर, उन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रस्तुत किया था, बोर-बरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाद में जब आफबाउ नियम आया तो उससे और सुविधा हो गई। हालांकि आफबाउ नियम के भी बहुत सारे दोष हैं, हम लोगों ने देखे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आया सामने तो ये भी सोचा जाने लगा क्यों ना आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। आवर्त सारणी को, तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकृत करें। आवर्त सारणी का भी निर्माण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया जाए। तो बिल्कुल किया गया। जो नई आवर्त सारणी बनी उसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहने लगे। जैसे बोर टेबल भी कहते हैं, बोर की सारणी भी कहते हैं। तो बोर की सारणी का मतलब मैंने समझाया था कि बोर की सारणी का मतलब कि आवर्त सारणी बोर ने नहीं बनाई है ना, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर ने दिया था सबसे पहले, इसीलिए बोर्स टेबल उसको कहा जाने लगा। तो ये हमने आपको समझाया था पिछली क्लास में कि आवर्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में विभक्त किया गया। कितने ब्लॉकों में? 4 ब्लॉकों में। हमने आपको बताया था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक क्योंकि एस ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। एस उपकोश में 2 से ज्यादा, एस उपकोश में एक ही एस ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसलिए एस ब्लॉक में केवल 2 वर्ग रखे गए, वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 में क्षारीय धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसीसियम को रखा गया। और ग्रुप 2 में, सेकेंड ग्रुप में क्षारीय मृदा धातुओं को रखा गया, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम को स्थान दिया गया। तो एस ब्लॉक में केवल 2 ही ग्रुप थे। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। पी ब्लॉक में, क्योंकि पी ब्लॉक, देखो एस ब्लॉक तत्व का मतलब होता है जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश के एस ऑर्बिटल में प्रवेश कर, लास्ट इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश यानी वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल में जाए, उसे एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। और पी ब्लॉक तत्व का मतलब जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश के पी ऑर्बिटल में जाए। वहां एस ऑर्बिटल में, यहां पी ऑर्बिटल में, वही कोश संयोजी कोश के पी ऑर्बिटल में जाए, उन्हें पी ब्लॉक तत्व कहते हैं।
अब हम जानते हैं कि पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी एस उपकोष में कुल 6 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसीलिए एस ब्लॉक में केवल 6 ग्रुप को स्थान दिया गया है ना। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है एस ब्लॉक बना रहा था, और ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन 6 ग्रुपों को, इन 6 ग्रुप्स को स्थान दिया गया पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं। उसके बाद डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2, n मतलब संयोजी कोश और n-1, n मतलब संयोजी कोश, n-1 मतलब संयोजी कोश के जस्ट पीछे वाला कोश। तो n-1 कोश के डी ऑर्बिटल में जाते हैं। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 कोश के डी ऑर्बिटल में जाते हैं, उन तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। मेरी बात गौर से सुन लीजिए फिर से एक बार। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या था? अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में, अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश के एस ऑर्बिटल में जाए तो एस ब्लॉक, और संयोजी कोश के पी ऑर्बिटल में जाए तो पी ब्लॉक। लेकिन डी ब्लॉक तत्व वो तत्व थे जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 मतलब कि आखिरी कोश के जस्ट अंदर वाला कोश, जस्ट बगल वाला, पीछे वाला कोश, n-1 कोश के डी ऑर्बिटल में जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। इनको हमने बताया था कि इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व वो तत्व हैं जिनके उदासीन अवस्था में, जिन तत्वों की उदासीन अवस्था में, मतलब कि उस पर कोई चार्ज ना हो, या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीकरण संख्या हम लोगों ने पढ़ी है, तो ऑक्सीकरण संख्या अवस्था जो उसकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या अवस्था है। जैसे मैग्नीज हमने एग्जांपल लिया था, तो मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 है, तो उसके संयोजी कोश में एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और n-1 यानी तीसरे कोश के डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब उसमें उसके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में आए तो Mn2+ बनाता है, तो उसमें एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और डी में अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसका मतलब कि जिन तत्वों के उदासीन अवस्था में या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, जिन तत्वों के पास n-1 कोश के डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 भर दिए तो पूरा भर गया, पूर्ण रूप से भर गया। आंशिक रूप से भरा होना का मतलब कि 9 भर दीजिए, 9 तक अगर भरा है तो आंशिक रूप से भरा है। तो डी ऑर्बिटल अगर आंशिक रूप से भरे होते हैं तो उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, तो डी ऑर्बिटल में आप डी उपकोश में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसीलिए डी ब्लॉक में, आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में 10 वर्ग हैं। देखिए, वर्ग 1 और वर्ग 2 एस ब्लॉक बन गया, वर्ग 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक बन गया, बीच का बचा वर्ग 3 से वर्ग 12 तक, इन तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। और लास्ट में बचे एफ ब्लॉक तत्व, वो तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश नहीं, n-1 कोश नहीं, n-2 कोश, अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कोश के f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, उन्हें f ब्लॉक तत्व कहते हैं। इनको अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्वों के अंदर से निकाले गए, इसलिए अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। और इनमें दो मुख्य रूप से 2 श्रेणियां हैं आवर्त सारणी से अलग नीचे, एक 4f श्रेणी जिसे कहते हैं लैंथेनाइट श्रेणी, है ना, और दूसरा 5f श्रेणी जिसे कहते हैं एक्टिनाइट श्रेणी। लैंथेनाइट श्रेणी के तत्वों को रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं, और एक्टिनाइट श्रेणी में जितने भी तत्व हैं, 14 तत्व, उन्हें हम वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, तो वो रेडियो एक्टिव तत्व हैं। उसमें से प्रारंभ के 3 तत्व यानी कि थोरियम, प्रोएक्टिनियम और यूरेनियम, ये आपके नेचुरल रेडियो एक्टिव, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व हैं। और उसके बाद के जो 11 तत्व हैं वो सभी कृत्रिम
यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव तत्व हैं। जो बाद के 11 तत्व हैं यूरेनियम के बाद के, वो सभी आर्टिफिशियल हैं और यूरेनियम के बाद में आने की वजह से उनको पोस्ट यूरेनिक या ट्रांस यूरेनिक तत्व भी कहते हैं, क्योंकि यूरेनियम के बाद में आ रहे हैं, इसलिए पोस्ट यूरेनिक या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहा जाता है। तो ये हमने आपको समझा दिया था ब्लॉक के आधार पर आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी में ब्लॉक के आधार पर किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। ये मैं आपको दिखाकर भी समझा सकता हूं। ये देखिए, मैं आपको यहां बना के दिखा रहा हूं दीर्घाकार आवर्त सारणी। ये कुल मिला के ऐसी आवर्त सारणी है। कुछ ऐसा बना हुआ है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। इसको नीचे ले जाइए। ये आवर्त सारणी देखने में कुछ ऐसी लगती है। ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है, और नीचे 2 श्रेणियां हैं। फोर एफ श्रेणी, 5F श्रेणी, और ये दोनों जो हैं F ब्लॉक है, यानी ये भी F ब्लॉक है, ये भी F ब्लॉक है। ठीक, इसमें वर्ग 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, ये वर्ग है। और ये देखें, ये जो हमने लिया है ये आवर्त है। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, यहाँ तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां आवर्त, सातवां आवर्त। तो आवर्त सारणी में 18 खड़े कॉलम हैं जिनको वर्ग कहा जाता है, और 7 क्षैतिज कॉलम हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। वर्ग के बारे में मैंने आपको समझा दिया है ना। आवर्त के बारे में समझते हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरी बात, आवर्त क्या प्रदर्शित करता है? आवर्त उस आवर्त में उपस्थित तत्वों की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। मेरी बात गौर सुनिए। जैसे पहला आवर्त है, तो पहले आवर्त में जो तत्व हैं उनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या 1 ही मिलेगी। जैसे पहले आवर्त में कौन है? हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1h1, 1s1, और दूसरा है हीलियम, उसका है 1s2। तो अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या यानी n का मान कितना है? 1 है। तो 1 है तो इसका मतलब पहला आवर्त है ना। तो अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, आवर्त संख्या उस आवर्त में उपस्थित तत्वों की अधिकतम
मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है ना। जैसे देखिए दूसरा आवर्त, सेकेंड आवर्त की बात करें, सेकेंड पीरियड की बात करें, तो सेकेंड पीरियड में पहला तत्व है लिथियम। तो देखिए 1s2 2s1, तो पहली मुख्य क्वांटम संख्या 1 है और अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? 2 है। तो 2 का मतलब ये दूसरे, देखो सेकेंड पीरियड में है ना। और लास्ट एलिमेंट इसमें जो है नियॉन है, 1s2 2s2 2p6, 10 है। तो देखिए अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? 2 है। तो सेकेंड पीरियड में देखो पहले एलिमेंट की मुख्य क्वांटम संख्या, अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या 2, और आखिरी तत्व की भी अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या 2। तो पहले से लेकर आखिरी तत्व तक की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या को यह प्रदर्शित करता है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, अगली बात पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, आवर्त की बात कर रहे हैं। तो आवर्त में तीसरा पॉइंट ये है कि प्रथम आवर्त में अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या 1 होगी। बोलो ठीक है। और मतलब पहला कोश, इसका मतलब क्या हुआ? प्रथम कोश। तो प्रथम कोश में केवल एक उपकोश होता है 1s, और इसी में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसलिए प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं। प्रथम आवर्त में 2 तत्वों को रखा गया है, हाइड्रोजन और हीलियम। बताए ठीक है। इसी तरह से अगला पॉइंट देखें, द्वितीय आवर्त में मुख्य क्वांटम संख्या यानी अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2, मतलब द्वितीय कोश है ना। तो इसमें जो उपकोश उपस्थित होंगे 2s होगा और 2p होगा। ठीक। अब देखो 2 से शुरू हो रहा है, क्योंकि 2 के पहले क्या आता है? 1 आता है। तो ऊपर वाले में देख लो 1 भर चुका है, तो 2 भर सकते हैं। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2s में 2, और 2s के बाद कौन आता है? 2p आता है। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में अफबाउ नियम के अनुसार 2s के बाद क्या होता है? 2p आता है। 2p में भर सकते हैं, है ना। तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन भरे, तो इसमें 8 तत्व होंगे, है ना। किसमें? द्वितीय आवर्त में, इसलिए 8 तत्वों को रखा गया है। तृतीय आवर्त में देखिए इसी तरह से, तृतीय आवर्त में मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है, अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या, मतलब तृतीय कोश। तो तृतीय कोश में जो उपकोश उपस्थित होंगे 3s 3p और 3d। अफबाउ नियम की भी यहां पे चर्चा करते चले, मतलब ऊर्जा के क्रम में आना चाहिए। पहला ऑर्बिटल 3s है, 3s के पहले कौन आता है? 2p। देखो 2p ऊपर भर चुका है, तो 3s को हम भर सकते हैं। तो 3s में भरा हमने 2 इलेक्ट्रॉन। 3s के बाद ऊर्जा के ऑर्डर में कौन आता है? 3s के बाद 3p आता है, तो 3p में भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 3p के बाद 4s ऑर्बिटल आता है। 3p के बाद जो है ये देखिए 3s 3p और इसके बाद 4s और फिर 3d आता है ऊर्जा के ऑर्डर में, ऊर्जा के क्रम में। तो भाई जब 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब हम 3d में इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे, और यहां 3d उपस्थित है। लेकिन अभी तीसरे ही आवर्त में पहुंचे हैं ना, चौथा 4s में 4 है,
चौथा आवर्त नहीं आया है तो 4s में इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते। तो जब 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता तो 3d में भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा, 3d ऑर्बिटल खाली रहेगा। तो कुल कितने तत्व हुए, कितने इलेक्ट्रॉन आपने भरे? 6 2 8, तो 8 ही तत्व जो है वो तृतीय कोश में भी 8 ही तत्व रहेंगे। इसके बाद देखिए छठा, चतुर्थ आवर्त। चतुर्थ आवर्त n का मान 4, n का मान 4 मतलब उपस्थित उपकोष 4s, 4p, 4d और 4f भी है। अब देखिए, अब यहां पे देखिए आप इलेक्ट्रॉन कहां तक भर चुके हैं? 3p तक भर चुके हैं। 3p के बाद 4s आता है, 4s है तो बिल्कुल 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4s में 2 भरेंगे। 4s के बाद 4p नहीं आता, 4s के बाद 3d आता है, फिर 4p आता है। ठीक, तो 3d देखिए ऊपर खाली बचा रह गया था तो उसको यहां भर लेंगे, 3d 10, d में 10 भरते हैं। ठीक, उसके बाद 3d के बाद 4p, तो 4p में 6 भर लेंगे, 4p भी उपस्थित है। 4p के बाद 4p ऑर्बिटल के बाद देखिए 4p ऑर्बिटल के बाद जो है वो 4p ऑर्बिटल के बाद 4d नहीं आता, 4p के बाद 4d ऑर्बिटल नहीं आता बल्कि 5s ऑर्बिटल आता है, फिर 4d ऑर्बिटल आता है, फिर 4p ऑर्बिटल 5p ऑर्बिटल आता है। तो देखिए 4p को भरने के बाद 5s में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, लेकिन 5s हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है, क्योंकि 5वां आवर्त अभी हम पहुंचे नहीं है। तो जब 5s में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता तो 4d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, और 4d में नहीं जाएगा तो 4f में भी नहीं जाएगा, तो 4d भी खाली रहेगा और 4f भी खाली रहेगा। तो इस तरह से तत्व गिनिए कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 2 10 12 6 18, तो इसमें 18 तत्व होंगे। मतलब कि चतुर्थ आवर्त में कुल कितने तत्व होंगे? 18 तत्व होंगे। समझ आ गई बात? ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। देखें, यहां पे चतुर्थ आवर्त तक बात हो गई थी। अब 5वें आवर्त में, पंचम आवर्त देखिए, पंचम आवर्त तो अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या का मान 5 होगा। अगर 5 होगा तो ऑर्बिटल जो उपस्थित होंगे वो होगा 5s, 5p, 5d और 5f। इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? देखिए कहां तक भर चुके थे, कहां तक भर चुके थे? ये देखें, ये 4p6 4p तक भर चुके थे, और 4p के बाद आता है 5s, फिर 4d। तो 5s यहां पे उपस्थित है तो 5s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 5s में 2। 5s के बाद आता है 4d, 4d यहां पे नहीं है लेकिन यहां 5वां भर रहे हो ना, तो पीछे था और खाली भी था, तो 4d के 5s के बाद 4d में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 4d में भरने के बाद 4d के बाद 5p आता है, 5p उपस्थित है, 5p में इलेक्ट्रॉन भरिए, 5p 6। 5p के बाद 6s आता है और उसके बाद 5d और 5f आता है। तो 6s यहां पे उपस्थित नहीं है, मतलब 6s में इलेक्ट्रॉन को हम नहीं भर सकते, और जब 6s में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता तो 5d और 5f में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, 5d भी खाली रहेगा, 5f भी खाली रहेगा। तो कुल तत्वों की संख्या इसमें कितनी हुई? 2 10 12 6 18। 18 तत्व जो है 5वें आवर्त में भी 18 तत्वों को ही स्थान दिया गया है। अब देखिए षष्ठम में, षष्ठम आवर्त, हिंदी थोड़ी सी मेरी कमजोर है, अगर गलती हो तो उसको इग्नोर करिएगा, आप सही कर लीजिएगा। n के मान 6 होगा, छठे कोष में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 6s होगा, 6p होगा, 6d होगा, 6f होगा। अब इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? कहां तक भर चुके हैं? 5p तक। 5p के बाद 6s आता है, 6s अवेलेबल है, उसमें इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे। ठीक, 5p के बाद 6s आता है तो 6s है ना। 6s के बाद 4f ऑर्बिटल आता है,
और अभी तक हमने वो f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है। पहली बार f ऑर्बिटल चौथे कोश में ही आता है। तो देखें, इसका मतलब यहां 4f ऑर्बिटल अभी ऊपर खाली था, तो 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा। 4f के बाद 5d ऑर्बिटल आता है। देखिए ऊपर खाली है ना 5d ऑर्बिटल, तो 5d खाली है, तो 5d में 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 5d के बाद अब 6p आएगा, तो अब 6p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्योंकि अवेलेबल तो है ही है। और 6d और 6f में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन 7s के भरने के बाद आता है। किसको? 7s ऑर्बिटल को भरने के बाद 6d या 6f में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 6d खाली रहेगा और 6f भी खाली रहेगा। तो इस तरह जो तत्व होंगे 2 14 2 16 16 10 26 26 6 32, इसमें 32 तत्वों को स्थान दिया गया है छठे आवर्त में। ठीक, और लास्ट में सप्तम आवर्त। सप्तम आवर्त बिल्कुल वैसे ही 7 है ऑर्बिटल, जो उपकोष अवेलेबल है 7s 7p 7d और 7f प्रेजेंट टाइम में सब भरे हैं। इसमें भी वही 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, 7s को भरने के बाद 5f में 14 इलेक्ट्रॉन, 6d में 10 इलेक्ट्रॉन और 7p में 6 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के इसमें भी 32 तत्वों को स्थान दिया गया है। अब जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसमें सारे आवर्त भरे हुए हैं, कोई भी आवर्त खाली नहीं है। जहां पे खाली थे वो कृत्रिम तत्वों को खोज खोज के भर दिया गया है। ठीक है, तो अब ये चीज तो सही हो गई। अब इसमें अगला पॉइंट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छठा आवर्त है, छठा आवर्त, ठीक, छठे आवर्त में जो तत्व हैं, छठे आवर्त के तत्वों के बारे में बात करें तो जो छठे आवर्त में तत्व हैं सीजियम, बेरियम, लैंथनम। जरा समझिएगा मेरी बात गौर से। सीजियम, बेरियम, लैंथनम। लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57 है, इसका एटॉमिक नंबर 56 है, इसका एटॉमिक नंबर 58 है। लाइन से हैं। इनके बाद के 14, अब जरा लैंथनम का समझिएगा केस क्या है। 57 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। अब इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए जरा सा। 2 2 4 6 10 10 20 10 30 36 38 48 54 55 56, एक इलेक्ट्रॉन बचा। 6s के बाद आता है ऑर्बिटल 4f। तो 6s के बाद इलेक्ट्रॉन को 4f में, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो 4f में जाना चाहिए। लेकिन लैंथनम का वो एक इलेक्ट्रॉन 4f में ना जाकर 5d में चला जाता है और 4f खाली रह जाता है। मेरी बात गौर समझिए। ऑफ-बाउ नियम के अनुसार 6s तक इलेक्ट्रॉन भर दिया तो 56 हो गया। 56 के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन बचा 57। तो 6s ऑर्बिटल के बाद ऊर्जा के क्रम में 4f ऑर्बिटल आता है, तो इलेक्ट्रॉन को 4f ऑर्बिटल में जाना चाहिए। लेकिन ये 4f में ना जाकर के अगले ऑर्बिटल 5d में चला जाता है ना। और इसके बाद के 14 इलेक्ट्रॉन क्रम से 4f ऑर्बिटल में जाते हैं। क्रम से 4f ऑर्बिटल में जाते हैं। उसका कारण क्या है भाई? जाना तो यहीं चाहिए था 4f में, लैंथनम का क्यों 5d में चला गया? जबकि ऊर्जा के क्रम में 4f पहले आता है, 5d बाद में आता है। इसका कारण है इसका नोबल गैस कोर, नोबल गैस कोर का स्थायित्व।
नोबेल गैस कोर का स्थायित्व, इसको समझते हैं। 57 लैंथनम का अगर नोबेल गैस की बात करें तो कौन सा होगा नोबेल गैस? जेनॉन होगा। 54 गिनो, ये 10, 20, 30, 38, 48, यहां तक 54 है। तो इसका मतलब 6s2, 4f0 और 5d1 ये बचेगा। अब अगर नोबेल गैस कोर को जेनॉन को थोड़ा सा व्यवस्थित करके समझा जाए तो 1s2 पहला कोश, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 3d10, देखो यहां तक है, यहां तक इसी को अरेंज कर रहे हैं। 4s2 4p6, देखो 4p6 है ना, 4d10 भी है, 4d10 और 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 5 में 5s2 है और 5p6 है, 5d खाली है और 5f भी खाली है। ये जेनॉन कोर है ना, इसे कहेंगे जेनॉन कोर। जेनॉन कोर। अब इस जेनॉन कोर को समझें तो देखें जरा, इसमें ऑर्बिटल को सब देखिए, 4f ऑर्बिटल और 5d ऑर्बिटल, इन्हीं में की दिक्कत थी। 4f और 5d में, इलेक्ट्रॉन को 4f में जाना चाहिए लेकिन 5d में चला गया। एक्चुअल में 4f ऑर्बिटल इस कोर के अंदर है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके पीछे भी इलेक्ट्रॉन है, इसके आगे भी इलेक्ट्रॉन है। आने वाला इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉन से भी प्रतिकर्षित होगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन से भी प्रतिकर्षित होगा, अर्थात प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा। जबकि 5d में आएगा तो 5d के बाहर इलेक्ट्रॉन देखिए नहीं है, केवल अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना प्रतिकर्षण बल झेलना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जाना तो चाहिए था 4f में, बारी थी 4f की, लेकिन प्रतिकर्षण बल की वजह से 4f में ना जाकर के इलेक्ट्रॉन को 5d में जाना ज्यादा आसान लगा, क्योंकि वहां पे प्रतिकर्षण बल कम है। इस वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन 5d में चला गया। आप कहेंगे साहब ऐसा क्यों हो गया? चलिए मान लिया आप कहेंगे कि ठीक है सर, हम आपकी बात मानते हैं कि चलो प्रतिकर्षण बल ज्यादा था, 5d में चला गया, लेकिन फिर उसके बाद क्यों 4f में जाने लगा? क्योंकि मैंने बाद लिखा है कि इसके बाद के 14 तत्व क्रम से 4f ऑर्बिटल में जाते हैं। तो इसका भी कारण है कि जैसे ही 4f का इलेक्ट्रॉन 5d ने ले लिया तो इसका नाभिक एक्टिव हो गया, इसका न्यूक्लियस एक्टिव हो गया, इसका नाभिकीय आवेश बढ़ गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन था, उसने खींच लिया। तो जैसे ही इसका नाभिकीय आवेश बढ़ा, अगले जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 5d में नहीं जाने देगा, क्योंकि नाभिकीय आवेश ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को तेजी से आकर्षित करने लगेगा, और इस वजह से 5d में इलेक्ट्रॉन अब नहीं जाएंगे। अब क्रम से 4f में तब तक जाएंगे जब तक 4f ऑर्बिटल भर नहीं जाएगा, और ये बनाएगा, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा लैंथेनाइड श्रेणी बनाएगा। इसीलिए लैंथेनाइड श्रेणी को नीचे हटा कर रखा गया, लेकिन यह भी कोई प्रॉपर रीजन नहीं हुआ। जिस तरह के छठा आवर्त की हम बात कर रहे हैं, वैसे ही सातवें आवर्त में हम बात करें तो सातवें आवर्त में जो तत्व हैं वो है फ्रांसीसियम, रेडियम और एक्टीनियम। ये रेडियो एक्टिव है। एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर 89 है ना। अब जरा से जैसे लैंथनम के साथ हुआ वैसे एक्टीनियम के साथ भी होगा। एक्टीनियम का देखें, एक्टीनियम का 89 है। 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10, 4p6, 5s2 4d10, 5p6, 6s2 4f14,
5d10, 6p2, फिर 7s2। अब गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये 10, 20, 30, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 82, 82 के बाद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10 पर 4p6, फिर 5s2, फिर 4d10, 4d10 पर 5p6, 6s2, 4f14, सॉरी 6p6 होगा। अब गिन लीजिए, ये यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 30 हो गया, ये 38 हो गया, ये 48 हो गया, ये 54 हो गया, ये 56 हो गया, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, ये 86 हो गया, 86, 87, 88, यानी यहां पे जो इलेक्ट्रॉन भरा वो 87 और 88 है ना। अब अगला इलेक्ट्रॉन 7s के बाद आता है 5f, और 5f के बाद आता है 6d, और 6d के बाद आता है 7p। तो इलेक्ट्रॉन जैसे 4f में नहीं जा पाया था, वैसे ही 7s के भरने के बाद 7s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगले 2 इलेक्ट्रॉन 6d में जाते हैं। वहां एक ही गया था, यहां 2 जाते हैं, ना कि 5f ऑर्बिटल में, ना कि 5f ऑर्बिटल में। और इसका कारण वहां पे जेनॉन कोर का स्थायित्व था, है ना, और यहां पे क्या है, यहां पे रेडॉन कोर का स्थायित्व है ना। वही सेम चीज कि जैसे यहां 4f में अंदर भी प्रतिकर्षण, बाहर से भी प्रतिकर्षण, तो वैसे यहां 5f में अंदर के इलेक्ट्रॉन और बाहर के इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से प्रतिकर्षण हो रहा है, इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन 5 प्रतिकर्षण ज्यादा है वहां पे नीचे वाले में, इसलिए यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन 5d में गया तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन 6d में चले जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका नाभिकीय आवेश बढ़ जाने की वजह से क्रम से 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो 5f ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, और इस तरह से एक्टिनाइड श्रेणी बनती है। परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक, 90 से लेकर 103 तक। आई बात समझ में। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, अपवाद है, और इसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ पॉइंट और छोटे छोटे हैं, उनको भी समझ लेते हैं क्या हो सकता है। ये तो हमने आवर्त सारणी समझा दी आपको। इस आवर्त सारणी के भी कई दोष हैं, है ना। जैसे लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी को अलग पीरियोडिक टेबल से अलग रखा गया है, वो दोषपूर्ण है। हाइड्रोजन को अभी भी 2 स्थानों पर रखा गया, वो दोषपूर्ण है। तो ये 2 दोष अभी भी इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में है, जो हम आजकल जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि तत्वों को हम आवर्त सारणी में किस तरह से स्थान देंगे, है ना। तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान, तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान, तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान। तत्वों को किस तरह से आवर्त सारणी में रखेंगे, 3 चीजें पहचाननी होती हैं। पहला ब्लॉक, ब्लॉक की पहचान कैसे करें, किस ब्लॉक में है तत्व, किस ब्लॉक में है। तो तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा
वही ब्लॉक होगा जिस ऑर्बिटल में जाएगा। s ऑर्बिटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन गया तो s ब्लॉक का है, p ऑर्बिटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन गया b ब्लॉक का है, d ऑर्बिटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन गया d ब्लॉक का है, और f ऑर्बिटल में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन गया तो f ब्लॉक का है। ब्लॉक को पहचानने के बाद अगली चीज जो पहचान हम करते हैं वो करते हैं आवर्त, किस आवर्त में है ना। तो तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या का मान भाई जब हम 1s2 1s2 2s2 2p6 जैसे हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 तो अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना 2 2p6 2 है ना। तो वही उसका आवर्त हो जाएगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ग का निर्धारण, वर्ग का निर्धारण ब्लॉक के आधार पर करते हैं। एस ब्लॉक में वर्ग संख्या होगी संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी कोश मतलब बाहरी कोश, सबसे बाहर वाले कोश में अगर एस ब्लॉक का है तो सिर्फ एस ब्लॉक के लिए ये है कि संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर पी ब्लॉक का है तो पी ब्लॉक के लिए 10 प्लस संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 जोड़ दीजिए, ये पी ब्लॉक के लिए होगा। और डी ब्लॉक का है तो वर्ग संख्या 2 प्लस n-1 कोश के डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब n-1 संयोजी कोश के पीछे वाले कोश के डी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन उसमें 2 जोड़ दीजिए, ये डी ब्लॉक का है। और एफ ब्लॉक का बिल्कुल आसान है। एफ ब्लॉक के सारे 28 तत्व 14 लैंथेनाइड और 14 एक्टिनाइड, इन तत्वों का जो स्थान है, इन तत्वों का जो वर्ग है वो तीसरा वर्ग है, तीसरे वर्ग में इनको रखा गया है। आगे बात समझ में, कुछ उदाहरण लेते हैं उससे ज्यादा समझ में आएगा। कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे उदाहरण देखें, जैसे मैंने कहा आपसे कि कैल्शियम का स्थान बताइए, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, इसका स्थान बताइए। तो पहले इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया। तो अब देखिए ये 1 पहला कोश है, पहली मुख्य क्वांटम संख्या 1, इन दोनों के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 2, इन दोनों के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 3 और इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या 4। तो अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी है 4। और कौन से ऑर्बिटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन गया एस ऑर्बिटल में, तो एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है और आवर्त चौथा है। 2 बातें तो निर्धारित हो गई। ठीक, अब चाहो तो कोशों में भी कर लो। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस ब्लॉक में क्या बताया मैंने, एस ब्लॉक में जो वर्ग होता है वो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोश मतलब बाहरी कोश, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो सेकेंड वर्ग है। तो एस ब्लॉक के चौथे आवर्त के दूसरे वर्ग में इस तत्व को रखा गया है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लें 10 50 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6
गिनते रहिए इलेक्ट्रॉन को, 10, 10 20, 10 30, 6 36, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 5s2 मतलब 38 हो गया, 4d10 48 हो गया, और 5p2 48 के बाद 2 ही बचे। कोशों में लिख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में देखिए 2 6 8 10 18, चौथे में भी 18 गिन लीजिए, ये देखिए 2 6 8 10 18, और इसमें 4, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन s में है, 2 इलेक्ट्रॉन p में है। तो देखिए ब्लॉक कौन सा होगा, किस ब्लॉक का होगा, p ब्लॉक का होगा, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में गया है। आवर्त इसका, आवर्त सीरीज दे कोष भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5वां आवर्त होगा। देखिए 5वां अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या 5 है, ठीक। और वर्ग p ब्लॉक में मैंने बताया कि 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 14 वर्ग, 14th वर्ग होगा, ठीक है। और ले लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे आयरन ले लिया 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 26 हो गया। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया, तो डी ब्लॉक का तत्व है ये, डी ब्लॉक का तत्व है। और आवर्त की बात करें इसके, तो देखिए ये मुख्य क्वांटम संख्या 1, यहां दोनों 2, यहां दोनों 3, ये इसमें भी 3, और अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या, अंतिम इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या नहीं, अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या 4 है, तो ये चौथे आवर्त में होगा। और वर्ग डी ब्लॉक का है, तो 2 प्लस संयोजी कोष कौन सा, आवर्त देखिए चौथा है, तो संयोजी कोष चौथा है, तो n-1 कौन सा हुआ, तो 4 + 1 = 3, तीसरे के डी ऑर्बिटल में, तीसरे के डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 जोड़ दीजिए, 6 और 2 8वां वर्ग है, 8th वर्ग है। समझ आ गया। तो इस तरह से तत्वों के आवर्त सारणी में स्थिति का निर्धारण करते हैं। एक छोटी सी चीज और पूछी जाती है इसमें, विकर्ण संबंध क्या होता है। विकर्ण संबंध, एक क्या दो छोटी छोटी चीजें हैं, मैं समझा देता हूं। देखिए विकर्ण संबंध का क्या मतलब है। विकर्ण संबंध का मतलब है कि दूसरे आवर्त में कुछ हल्के तत्व जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये अपने दूसरे आवर्त के कुछ हल्के तत्व गुणों में उन तत्वों से समानता प्रदर्शित करते हैं जो आवर्त 3 में उनके विकर्ण सम्मुख हैं। समझ रहे बात को, है ना। दूसरे आवर्त के हल्के तत्व गुणों में उन तत्वों से समानता प्रदर्शित करते हैं जो तीसरे आवर्त में उनके विकर्ण सम्मुख होते हैं। उनके विकर्ण सम्मुख होते हैं। जैसे देखें आवर्त 2 और आवर्त 3, इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से। यहां पे आवर्त 3 में सोडियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, Al, एल्यूमिनियम है, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे फास्फोरस है। तो देखिए इसके गुण इसके साथ तो मिलेंगे, लेकिन ये कुछ गुणों में मैग्नीशियम से भी समानता प्रदर्शित करेगा, बेरिलियम कुछ गुणों में एल्यूमिनियम से समानता प्रदर्शित करेगा, बोरॉन कुछ गुणों में सिलिकॉन से समानता, मतलब जो तीसरे आवर्त में उसके विकर्ण के सामने पड़ेंगे उन तत्वों से भी कुछ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इसी को कहते हैं विकर्ण संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईयूपीएसी सिस्टम ने आवर्त सारणी में जो तत्व 100 के बाद खोजे गए उनके नॉमेनक्लेचर में, उनके नाम लिखने में कुछ समस्याएं आ रही थी। उन समस्याओं को दूर करने के लिए आईयूपीएसी ने एक सुझाव दिया। तो देखिए, आईयूपीएसी नामकरण, इन्होंने सुझाव दिया कि परमाणु क्रमांक में 0 है तो उसको निल लिखिए, NIL निल। 1 है तो उसको अन लिखिए, 2 है तो लिखिए बाई, 3 है तो लिखिए ट्राई, 4 है तो लिखिए क्वैड, 5 है तो लिखिए पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट और 9 है तो एन। ये नाम सुझाए कि इस आधार पर परमाणु क्रमांक का देख करके नाम लिख लीजिए, उसका सिंबल निर्धारित कर लीजिए। जैसे 103 परमाणु क्रमांक 103, इसका नाम क्या होगा? 1 है तो अन, 0 है तो निल, 3 है तो ट्राई और लास्ट में IUM जोड़ देना है। तो अन निल ट्रियम, और सिंबल अन का U, निल का N, ट्राई का T, UNT। इस तरह से इसका सिंबल बना लेंगे। आपने देखा होगा कि नीचे बॉटम में 7वें आवर्त में जो तत्व हैं उनके 3 लेटर सिंबल हैं उनके। जैसे परमाणु क्रमांक 112 तो अन 2 को बाई, IUM, अनबियम, UUB। तो इस तरह से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से भी हम तत्वों के नाम और उसके सिंबल बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर उन तत्वों के लिए है जिनके परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा हैं। परमाणु क्रमांक 100 से कम है तब नहीं मान्य होगा ये। तो ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हमने समाप्त कर लिया, ये लेसन समाप्त हो गया। अगली क्लास में हम तत्वों के गुणों में आवर्तिता के बारे में पढ़ेंगे। अगला लेसन जो है तत्वों के गुणों में आवर्तिता है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको जितना मैंने समझाया, जितना पढ़ाया उसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें, सब समझ में आएगा। बहुत सिंपल है। अगर कुछ फिर भी कुछ समझ में अगर कम आता है, कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपको फिर से वो टॉपिक समझाऊंगा और क्वेश्चंस भी अपने एनसीईआरटी बुक के जरूर सॉल्व करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को अच्छे से सब समझ में आ गया होगा, है ना। फिर हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।